आइए आज हम एक आईवीएफ लैब का लाइव टूर लेते हैं। एक आईवीएफ लैब आईवीएफ ओपीयूईटी या एक प्रोसीजर रूम के साथ कनेक्टेड रहता है। इस रूम को आप गैमीट रिट्रीवल रूम या प्रोसीजर रूम कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे आईवीएफ का ओवम पिकअप होता है और लैब और ओपीयू रूम के बीच में एक बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा रहता है और साथ में रहता है एक पास थ्रू विंडो। इस पास थ्रू विंडो के ज़रिए हम सैंपल अंदर या बाहर करते हैं। ये ट्यूब्स हो सकती हैं या कोई भी टाइप का सैंपल। आईवीएफ लैब का दरवाज़ा कम से कम खुलना चाहिए क्योंकि हम आईवीएफ लैब में कंट्रोल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आईवीएफ लैब के अंदर साधारणतः मोबाइल फ़ोन भी अलाउड नहीं होता है। जैसे हमारे लैब में एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है नो मोबाइल फ़ोन, पर आज एज एन एक्सेप्शन टू शूट हम अलाउ कर रहे हैं। आईवीएफ लैब में आईवीएफ के इक्विपमेंट्स यानी जिन इक्विपमेंट्स के ज़रिए पूरा आईवीएफ साइकिल किया जाएगा उसके अलावा कम से कम स्टोरेज यूनिट्स होनी चाहिए। स्टोरेज यूनिट्स प्लास्टिक, एमडीएफ, प्लाई ऐसी चीज़ों की नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज यूनिट्स जो होती हैं स्टेनलेस स्टील, आप देख सकते हैं एसएस की स्टोरेज यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट कम से कम स्टोरेज का सामान होना चाहिए एक आईवीएफ लैब के अंदर। तो आज जब हम ये टूर लेंगे तब हम मेन कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये लैमिनार वर्क फ्लो या वर्क बेंच जिसे बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट भी कहा जाता है। इंक्यूबेटर्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ इंक्यूबेटर्स है जिसके बारे में मैं बात करूँगी इस वीडियो में। माइक्रो मैनिपुलेटर और माइक्रो मैनिपुलेटर के साथ लेज़र जिसका यूज़ आप जेनेटिक टेस्टिंग या बायोप्सी के लिए करते हैं वो होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लैमिनार वर्क बेंच से। लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच या बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट बीएससी कहते हैं। इसका पर्पस होता है गैमीट्स यानी कि एग्स, एम्ब्रियो, स्पर्म, इन सबको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना। इसमें मेन पार्ट होता है एक एयर फिल्ट्रेशन यूनिट का जो कि इस लैमिनार वर्क बेंच के इस हिस्से में रहता है। यहाँ कुछ ब्लोअर्स और कुछ फिल्टर्स रहते हैं जिसके थ्रू हम एयर के पार्टिकुलेट मैटर यानी कुछ माइक्रोन से ऊपर तक का सारा मैटर फिल्टर किया जाता है और साथ में ही वीओसीज यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम फिल्टर करते हैं। इन फिल्टर्स का टाइमली चेंज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक तो हो गई एयर क्वालिटी और दूसरा हो गया टेम्परेचर। ये जो सरफेस है इस पे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन मॉनिटर्स के थ्रू ये टेम्परेचर 37 या से 37.2 के बीच में रखा जाता है ताकि आपके एग्स, एम्ब्रियोज या स्पर्म को आप वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर दे सके। ये टाइप की कोई भी कंपनी की कैबिनेट हो उसमें कुछ आप एयर फिल्ट्रेशन यूनिट को ऑन या ऑफ करने की सुविधा और साथ में टेम्परेचर कंट्रोल डिज़ायर्ड टेम्परेचर रखने की सुविधा होती है। एक लैमिनार वर्क बेंच में जो हार्ट ऑफ द वर्क बेंच इज़ ऑल्सो माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है इसे स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन अबाउट 4 to 5 टाइम्स होती है जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से थोड़ी कम होती है, लेकिन इस में मेन पर्पस ऑफ स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप इज़ टू प्रोवाइड अ वर्किंग डिस्टेंस। यहाँ पे आपको अपने प्रोसीजर करने के लिए एक वर्किंग डिस्टेंस मिलता है जिस वजह से लेंस और स्पेसिमेन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन जो है थोड़ी कम होती है। एक चीज़ जो आपको खास ध्यान रखना है जब भी आप कहीं ट्रेनिंग पे जाएं कि जो भी स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप है चाहे वो जिस भी कंपनी का हो उसमें एक ट्राइनोक्युलर पोर्ट यानी एक तीसरा पोर्ट हो जिसके थ्रू कैमरा के थ्रू आप उसे प्रोजेक्ट कर सके एक स्क्रीन में, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। इससे जो भी प्रोसीजर आपको ट्रेनिंग के वक्त दिखाया जा रहा है वो लाइव इस पे प्रोजेक्ट होता है और इससे ट्रेनिंग आसान हो जाती है। सो मेक श्योर दैट यू विजिट वेरेवर यू गो फॉर ट्रेनिंग, वहाँ पे आपको एक ट्राइनोक्युलर माइक्रोस्कोप के ज़रिए पूरा प्रोसीजर दिखाया जाए। अब हम द हार्ट ऑफ द आईवीएफ लैब विच इज़ एन इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक बॉक्स इंक्यूबेटर या CO2 इंक्यूबेटर है। ये छोटे इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसके बारे में मैं डिटेल्स में भी बताऊंगी और साथ में ही इसको आप इंक्यूबेटर तो नहीं कह सकते लेकिन ये एक ड्राई वार्मर है। इसमें जो भी चीज़ आप रखते हो वो 37 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन होता है और एटमॉस्फेरिक एयर मिलता है इस वार्मर को। ये आप अंदर से देख सकते हैं कैसा होता है। अलग अलग मॉडल के होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ शेल्फ्स हो सकते हैं। ये यूजुअली PID कंट्रोलर के थ्रू टेम्परेचर मॉनिटर करता है।
और टेम्परेचर को 37 डिग्री पे रखना, बस इतना ही काम होता है इसका। ना ही इसमें ह्यूमिडिफिकेशन कंट्रोल होता है और ना ही इसमें CO2, ऑक्सीजन या ये सब टाइप का कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉक्स इंक्यूबेटर यानी CO2 इंक्यूबेटर, अगर स्पेसिफिकली IVF के टर्म्स में बोलूँ तो। इस इंक्यूबेटर में टेम्परेचर के अलावा, टेम्परेचर का डिस्प्ले आप यहाँ देख सकते हैं, टेम्परेचर के अलावा CO2 जो है वो भी कंट्रोल रहता है। हमारे बॉडी के अंदर CO2 का जो परसेंटेज रहता है 5 to 6% का, करीब करीब उतना ही CO2 हम इसमें गैस सिलेंडर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो इस इंक्यूबेटर के अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स रहते हैं CO2 के, जिसके ज़रिए वो CO2 को इतने जो भी आप सेट परसेंटेज है उस पे रखते हैं। तो ये CO2 इंक्यूबेटर को खोल के हम देखते हैं। इस इंक्यूबेटर में जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ठीक से, ये 3 शेल्व्स हैं। इसके अंदर आप अपना मीडिया या जो भी सैंपल है उसको यहाँ आप रख सकते हैं फॉर कंट्रोल्ड CO2 एज वेल एज टेम्परेचर। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसा कि हमने देखा कि इस इंक्यूबेटर में सिर्फ टेम्परेचर और CO2 पे कंट्रोल था, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो को हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन भी कंट्रोल्ड होता है। सो यूजुअली बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया यानी कम ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल करीब करीब 18-19% रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यूजुअली 2 to 5% के अंदर रहता है। एंड स्पेशली यूट्रस के अंदर जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होके पूरी प्रेगनेंसी आती है, वहाँ पे ऑक्सीजन परसेंटेज 2% रहता है। सो ये जो इंक्यूबेटर्स हैं इनको कहते हैं बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स। अलग अलग टाइप की कंपनी के इंक्यूबेटर्स होते हैं, पर बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स की जो खासियत होती है कि वो वहाँ पे आप टेम्परेचर के साथ साथ मल्टीपल गैसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। सो इन शॉर्ट, बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स में लो ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है विच इज़ वेरी क्लोज टू योर बॉडीज़ एक्चुअल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इसलिए जब भी आप एम्ब्रियो को कल्चर करें तो आप कोशिश करिए कि आप हमेशा बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स में ही उसको कल्चर करें। बॉक्स इंक्यूबेटर यूजुअली मीडिया इक्विलिब्रेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। अब हम इसके अंदर खोल के देखते हैं, इंक्यूबेटर खाली है, इसको खोल के देखते हैं कि कहाँ पे ये डिश रहता है और अंदर से कैसा दिखता है। जब आप ये खोलते हैं तो यहाँ पे एक मेटल सरफेस रहता है और इस सरफेस के ऊपर आप अलग अलग टाइप की डिशेस रख सकते हैं, जिनके अंदर आप एम्ब्रियोज, oocytes ये सबको कल्चर कर सकते हैं एक्सटेंडेड टाइम तक, यानी Day 5 या Day 6 तक। ये एक माइक्रो मैनिपुलेटर है। माइक्रो मैनिपुलेटर के मल्टीपल यूजेज होते हैं। जो बेसिक यूजेज ऑफ माइक्रो मैनिपुलेशन है वो है फर्टिलाइजेशन के लिए, ICSI प्रोसीजर के लिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसे कहते हैं। इसमें आप एक, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, आप एक एग के अंदर एक स्पर्म को रिलीज़ करते हैं और इस प्रोसेस के लिए आप एक माइक्रो मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये एक मशीन है विद रोबोटिक आर्म्स, जहाँ पे आप जो भी यहाँ पे जो भी मूवमेंट करते हैं वो माइक्रॉन्स में जाके आगे कन्वे होता है इन रोबोटिक आर्म्स के ज़रिए। तो इसको माइक्रो मैनिपुलेटर कहते हैं। अब माइक्रो मैनिपुलेटर के कुछ और यूजेज भी है। जैसे हमने देखा कि जो IVF का वर्क स्टेशन था उसके अंदर जो स्टीरियोजूम माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन काफ़ी कम थी, बिकॉज हमें वर्किंग डिस्टेंस ज़्यादा देना था। तो इसलिए जो ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है इसमें अप टू 40x यानी 40 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो पाती है। तो जब भी हमें कोई असेसमेंट करना हो, चाहे वो oocyte की मैच्योरिटी के लिए हो, चाहे वो Day 3 का एम्ब्रियो स्टेटस हो, चाहे वो फर्टिलाइजेशन स्टेटस हो, या एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस की क्वालिटी हो, ये सारा असेसमेंट हम लोग माइक्रो मैनिपुलेटर के अंदर जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है उस पे करते हैं। यानी हम इंक्यूबेटर में से उस डिश को निकालते हैं बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए एक्चुअली। तो आप उनको निकालते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इमीडिएटली उसकी असेसमेंट करते हैं और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। कुछ ऐसे इंक्यूबेटर्स भी होते हैं जहाँ जिसको कहते हैं टाइम लैप्स इंक्यूबेटर। टाइम लैप्स इंक्यूबेटर्स के अंदर जो कैमरा और माइक्रोस्कोप दोनों इंक्यूबेटर के अंदर ही फिट होता है। तो ये असेसमेंट करने के लिए आपको उन्हें इंक्यूबेटर से निकालना नहीं पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम लैप्स की जो इंक्यूबेटर्स होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। इनफैक्ट इंडिया में बहुत ही कम जगह पे टाइम लैप्स इंक्यूबेटर्स है।
जैसे जैसे ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनेगा वैसे वैसे शायद ज़्यादा लैब्स में हम लोग को टाइम लैप्स इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा। एक और चीज़ जो माइक्रो मैनिपुलेटर का फंक्शन है वो है इसके अंदर एक लेज़र के लिए स्पेसिफिकली एक लेंस होना। तो लेज़र की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? तो एम्ब्रियो बायोप्सी करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें किसी भी एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्ट करना हो, उसकी यूप्लॉइडी और क्रोमोसोमल या जेनेटिक स्टेटस देखने के लिए। ऐसे केस में हमें जो ट्रोफेक्टोडर्म है ब्लास्टोसिस्ट का, यानी उसका जो आउटर लेयर है, उसमें से कुछ सेल्स निकालने होते हैं और उन सेल्स को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए लैब में देना पड़ता है। अब ये सेल्स निकालने के लिए हमें जो जोना पेल्यूसिडा है, यानी बाहर की आउटर कवरिंग, वो बहुत थिक एंड हार्ड होती है, उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है किसी नीडल के ज़रिए, और इसलिए उस जोना में हमें छोटी छोटी होल्स करने पड़ते हैं लेज़र के थ्रू। तो लेज़र जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये एक हैमिल्टन थॉर्न लाइकोस का ऑब्जेक्टिव है जो इस कंपनी से मिला है। ऐसे अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप लेज़र की शॉट्स दे सकते हैं। तो आप जब इसको चेंज करते हैं तो आप स्पेसिमेन के डायरेक्ट लाइन में एक लेज़र के ऑब्जेक्टिव को ला सकते हैं और उसमें से लेज़र शॉट फायर कर सकते हैं। IVF लैब के एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एक AHU या एयर हैंडलिंग यूनिट होती है टिपिकली लैब्स में, पर उसके साथ साथ आप एक एयर फिल्ट्रेशन यूनिट भी रख सकते हैं अपने लैब में। इसे ये कोडा कंपनी का है, ऐसे अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं। इसके अंदर हेपा फिल्टर और VOC दोनों की फिल्ट्रेशन होती है। इससे IVF लैब की एयर क्वालिटी मेंटेन होती है। अब ये जो आप देख रहे हैं इनको कहते हैं क्रायो कैनिस्टर्स। इसके अंदर एम्ब्रियोज, oocytes या ऐसे सैंपल्स रखे जाते हैं। ट्रिफाई करने के बाद वो स्ट्रॉज इसके अंदर रखे जाते हैं। अगर आप इसे खोलेंगे तो इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरा होता है। ये जो आपको फ्यूम्स दिख रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन के फ्यूम्स हैं। और यहाँ ये जो कैनिस्टर्स हैं इनके अंदर एम्ब्रियोज या oocyte के सैंपल होते हैं। मैं बहुत ही ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए दिखाऊंगी। पास में आ जाइए, ये देखिए, और इसको वापस हमें डिप कर देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द इक्विपमेंट्स जो कि हमने अभी देखा, वर्क बेंच, इंक्यूबेटर, माइक्रो मैनिपुलेटर, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास QA/QC यानी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के भी इक्विपमेंट होने चाहिए जो टाइम टू टाइम कैलिब्रेट होने चाहिए और टाइम टू टाइम वैलिडेट होने चाहिए। तो अभी आपको ऑलमोस्ट एवरी डे टेम्परेचर मेंटेन एंड टेम्परेचर को मेजर करना है। तो ये जो इक्विपमेंट होती है ये एक डिजिटल थर्मोमीटर जैसा ही है। इसके थ्रू आप इंक्यूबेटर्स का टेम्परेचर, सरफेसेस का टेम्परेचर, ये सब आपको डेली बेसिस पे मैनेज करना रहता है। डेली बेसिस पे इसकी रीडिंग लेनी रहती है। डेली टेम्परेचर चेक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स को दे रहे हैं वहाँ की भी टेस्टिंग हो कि वहाँ पे CO2 सही पहुँच रहा है कि नहीं। इसलिए इस टाइप का एक CO2 एनालाइज़र बोलते हैं इसे, ये भी होना चाहिए। ये मैंडेटरी है हर IVF लैब के लिए। आइडियली CO2 मेजरमेंट तो एवरी डे या पॉसिबली एवरी वीक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे IVF लैब का टूर आपको अच्छा लगा होगा। IVF संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो या एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग इंक्वायरी हो तो आप हमें इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।